नहीं, इधर डेबिट में बोलो ना। क्या था? डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट। और अमाउंट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 5400 एंड हाँ, इधर ना। अब यस, बैंक अकाउंट और सी कितना लेके आया था? 40,000। ठीक है, अभी बराबर से आवाज़ आ रही है पीछे? ओके। कौशल, इसीलिए तो बोला तेरा पेन पीछे गिर जाता है, आगे नहीं गिरेगा। आगे चलें। इसमें कुछ और था क्या? पार्टनर्स कैपिटल में बस इतनी एंट्रीज थी। ओके, अब एक बार बैलेंस शीट में ले लेते हैं एंट्रीज। एसेट साइड पे, इसीलिए ना मैं सम कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 25। और नई वैल्यू थी आई थिंक 30,000। और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन वॉज 5,000 का। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी पुरानी वैल्यू और आज की तो 1,000 रुपीज़ इसमें डेप्री हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था फर्नीचर। और पुरानी वैल्यू फर्नीचर का 4,000। नए वाला तो 1,500 रुपया, इसका भी डेप्री। उसके बाद क्या था? स्टॉक। स्टॉक कितना था वैल्यू पुराना वाला? 8। और नया तो देयर इज अ इंक्रीज। और डेटर्स का पुराना वैल्यू कितना था? और इस पे शायद से आरडीडी बनाया था हमने ना। $11,400। अच्छा, डेटर के बाद इधर क्रेडिटर्स था ना शायद। क्रेडिटर्स का पुराना वैल्यू कितना है? और नया आई थिंक 2,500। तो 500 रुपया अनक्लेम्ड। हाँ, आउटस्टैंडिंग क्लेम कितने का था? 3,000। बस इतना ही था एसेट में। अच्छा, अब बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000।
आई थिंक इतना सबने किया था कम, ठीक है, इतना सबने लिखा हुआ है। यहाँ से हमने बोला था आगे कल करेंगे। अब अगर हम देखें तो ऑलरेडी वी हैव डन एवरीथिंग एक्सेप्ट बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले जो बैलेंस करा जाएगा दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप डेबिट का टोटल करो तो 3000 प्लस 1000 4 5 6100, ठीक है। तो डेबिट का टोटल अगर करें तो 6100 है, चेक कर लो एक बार। और इधर का 8000, तो 8000 इज मोर। सो क्योंकि क्रेडिट साइड इज ज़्यादा देन प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट ज़्यादा है मतलब गेन है। तो कितना गेन हो रहा है? 1900 का। हाँ सॉरी, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। 1900 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट किन में डिवाइड होना है? ए बी में, सी नहीं, सी तो अभी आया है, ठीक है। ओल्ड रेशो कितना था? 3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज ए बी। देखो दोनों में डिवाइड करके कितना कितना आ रहा है? 1000, 140 और 1140 and 760। Now the profit will increase the capital or decrease the capital? इंक्रीज करना है तो कौन सी साइड पे लिखना है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे जाके लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट। आवाज नहीं चाहिए, इधर ध्यान दो। ठीक है, अभी ए को कितना प्रॉफिट मिला है? जल्दी आवाज चाहिए सबका, मेरे को बोलो कितना अमाउंट प्रॉफिट का आया ए का? 1140। और बी का कितना है? 760। और सी को तो कुछ मिलना नहीं है क्योंकि ये तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है। अब तीनों का हमें निकालना है कैपिटल का बैलेंस। तो देखो अगर क्रेडिट साइड ए का टोटल करें तो इट इज 42,540। टोटल करके देखो ज़रा। हाँ 42,540 आ रही क्या? सो 42,540, इधर भी लिखेंगे 42,540, उसमें से माइनस करेंगे 5,400, माइनस करो। $37,140। क्लियर? अच्छा, अब बी का अगर टोटल करें तो ये आ रहा है 28,200।
360। सम कर भाई, नहीं तो यहाँ से उठा के मैं आगे ले आएगा फिर तेरे को, यही सीट चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो 28,360 आ रहा है क्या? अब उसमें से माइनस करो 3,600, तो 24,760 और यहाँ पे लिखेंगे 28,360। ओके, अच्छा अब अगर हम देखें सी का, तो क्रेडिट में 40 है और इधर तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ 40 ही आएगा। बैलेंसिंग अमाउंट भी 40 ही आएगा। अब ये जो अमाउंट आया है ना आपका बैलेंस करके, ये है कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। बैंक नहीं, अभी धंधा बंद नहीं कर रहे हैं, चालू है, तो ये कैपिटल बैलेंस है। तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये तीनों अमाउंट्स आ गई अपने पास। अब ये जो बैलेंस है ना, ये नीचे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। इस चैप्टर में मैं जो भी सिखा रहा हूं ना, तुमको 28 मार्क्स दे के जाएगा। हाँ, एक चैप्टर सीख लो, 3 चैप्टर रहेगा, तो थोड़ा इस पे फोकस करो। तीनों ही इजी हैं। बी सेक्शन में देखो 2 ही सम करने, दोनों इसमें से आ जाने हैं, एक एडमिशन का एक रिटायरमेंट का। मत करो, नहीं सिखाया है, अगर तुमको वो इजी लग रहा है वो करो। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये सम कर लो दोनों। हाँ, वो पेपर पे डिपेंड करता है, कई बार वो इजी होगा तो वो कर लो, ये इजी है तो ये कर लो। हाँ, जो इजी लगे वो कर लो। ठीक है, इधर लिखेंगे ए, बी और सी। अब देखो तीनों का बैलेंस, ए का था 37,140, बी का था 24,760 और सी का था 40,000। अच्छा, अब तीनों का टोटल कर लो ज़रा। हम्म, 1,01,900। हम्म, 1,01,900। अब हम पुरानी बैलेंस शीट निकाल के बैठ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जिनको अभी तक हमने यहाँ लिखा नहीं है। तो लाइबिलिटी में देखो तो 2 दिख रही हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं, एक बिल्स पेबल। तो इधर लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 2,000 रुपये का। फिर अगर देखें डेटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। अब एक ही चीज़ यहाँ पे लिखना है, क्या? बैंक। तो वो क्या करना पड़ेगा ना, बैंक अकाउंट का नीचे हमें बैलेंस कर निकालना पड़ेगा कितना है।
तो वो आ रहा है 46,000। तो इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 46,000, और यहाँ भी हमने लिख दिया 46,000। अब बैलेंस शीट देखो, दोनों साइड ना टैली होना चाहिए तुम्हारा। ये देखो बैलेंस शीट दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए। 46,000, 1,09,400। So this was the question number 1. Now we'll move to the question number 2. 3 चैप्टर का सेम स्टेप्स फॉलो होना है विद अ स्लाइड चेंज। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना एडमिशन, ये अच्छे से कर लो, रिटायरमेंट डेट अपने आप हो गया तुम्हारा। कॉलेज में कौन सा चालू है तुम्हारा? कॉलेज ही नहीं चालू है। फाइनल अकाउंट ही चालू है। क्या बोले? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, शैल वी स्टार्ट? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम फॉर्मेट्स बना लेते हैं। फॉर्मेट में हाफ पेज का रिवैल्यूएशन, हाफ पेज का पार्टनर्स कैपिटल, मोर देन हाफ पेज का बैलेंस शीट, और 1/4 का हाँ कैश या बैंक। यहाँ कैश है तो कैश, हाँ बैंक छोटा और उतना ही बैलेंस शीट बड़ा हो जाएगा। मतलब 3/4 बना लो बैलेंस शीट और 1/4 बना लो कैश अकाउंट यहाँ पे। चलो लेट्स डू इट। 3 पार्टनर है ना, एक और आएगा ना। अब देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये अच्छे से कर लो, बाकी 2 चैप्टर तुम खुद कर लोगे, स्पेशली स्टूडेंट सिटिंग ऑन लास्ट बेंचेस। ये एक चैप्टर से ही तुम लोग अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हो आराम से। कनात सुन रहे हैं ना? कनात अब देखो 2 ओल्ड पार्टनर हैं, प्रवीण और दीपक। और एक नया पार्टनर आ रहा है, संदीप। ओके, होप सबका फॉर्मेटिंग हो गया। अभी सब लोग ध्यान दो इधर। तीन स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 बैलेंस लेने होते हैं। अब किस किस का बैलेंस लेना है? एक तो कैपिटल अकाउंट का, दूसरा कैश या बैंक अकाउंट का। तो अगर हम देखें लायबिलिटी से हमें कैपिटल बैलेंस मिल रहा है, प्रवीण 120 एंड दीपक कैश ही तो है, कैश ही लिखा है। अब देखो मैंने बोला पहले बैलेंस लेना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस हमें दिख रहा है, प्रवीण 1,20,000, दीपक 40,000। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाऊँगा। अब देखो कैपिटल अकाउंट में जाके हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और प्रवीण का कितना है जल्दी बोलो, और दीपक का 40,000। संदीप का अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस दिया ही नहीं है, संदीप ओपनिंग में है ही नहीं है। अब और किसका बैलेंस लेना है, तो हमें कैश में जाना है।
और कैश में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजवी कितना था कैश का बैलेंस? 8,000 हो गया स्टेप 1। वैभव स्टेप 2 कौन सा था? क्या बोला था मैंने स्टेप 2 का? बुक में नहीं लिखा है चाचा, कल बताया था मैंने। स्टेप 1 बैलेंस लेना है। स्टेप 2 में क्या किया था? कुछ जर्नल रिजर्व वगैरह कुछ किया था उनका। मैंने बोला था प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को दे देना है। लॉस किधर होता है? एसेट साइड पे लिखा हो तो। प्रॉफिट किधर होता है? लायबिलिटी साइड में लिखा हो तो। यहां देखो लायबिलिटी में कोई रिजर्व है 32,000 का। तो हम पार्टनर, अच्छा पार्टनर को भी देना है मतलब क्रेडिट करना है और उससे लेना है। देखो पार्टनर को कुछ देना रहे ना तो क्रेडिट साइड पे लिखो, और पार्टनर से अगर तुमने कुछ लेना है तो डेबिट साइड पे लिख दो। अब हमने उसको पे करना है, मतलब उसको बढ़ाना है कैपिटल को। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व होता है वो क्या होता है? सेविंग्स। तो सेविंग्स, अब बिजनेस तो बंद हो रहा है इन द सेंस कि तीसरा पार्टनर आ रहा है। हाँ, तो इनका जो बचत है इनके खाते में डाल दो, क्योंकि वो तो इन्हीं दोनों ने सेव किया था ना। नए पार्टनर की सेविंग तो बाद में होगी। तो हमने इधर लिखा क्या था? रिजर्व फंड ना, रिजर्व फंड। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:1। तो एक काम करो ना, 32,000 को 3:1 में डिवाइड करो। 24,000 एंड 8,000। तो वैभव स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया? रिजर्व शिफ्ट किया। अच्छा, रिजर्व के अलावा और कुछ है? प्रॉफिट एंड लॉस किधर लिखा हुआ है? एसेट साइड पे चेक करो जरा। नहीं, कुछ नहीं है। मतलब सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या सिखाया था? थर्ड स्टेप मैंने बोला था एक एक करके हम पढ़ना चालू करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन को हम पढ़ना चालू करेंगे। इधर देखो, ये क्वेश्चन रहा अपना। उन्होंने बोला दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:3। 3:3। और संदीप ने कितना कैपिटल लेके आया? कैपिटल लेके आया मतलब ही इज ए गिवर टू बिजनेस। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अब देखो हम क्या करने वाले अभी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम क्या करते हैं, हम आकाश हटा दो, संदीप भी कर लेते हैं। ठीक है ना? अभी संदीप लिखा हुआ है ना इधर, संदीप ले लो। ठीक है, इधर देखो अभी। तो संदीप इज अ गिवर, तो कितना? 96,000। तो संदीप ने कितना दिया? 96,000। और किस में दिया रहेगा? कैश में, क्योंकि कैश अकाउंट ही तो है। तो संदीप कैश में 96 लेके आया, तो हमने लिख दिया। अब कैश में आएगा डेबिट इन क्रेडिट, डेबिट इन क्रेडिट
आउट, तो कैश में आ जाओ। तो इधर लिखो 2, $96। दो इफेक्ट दिया, पार्टनर को क्रेडिट और कैश को डेबिट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या बोल रहे हैं। तो इसने बोला, अब देखो एडजस्टमेंट्स, इसके बाद उसने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। अब पहला एडजस्टमेंट उसने बोला, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स is to be reduced by 4,000। कितना का डाउटफुल डेट है? 4,000 का। तुम्हारे पहले डेटर कितने के हैं, जरा चेक करो। 1,00,000। और उस पर कितना प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है? 10,000। और उसने क्या बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करो। हाँ नहीं, सुनो, अभी उसने बोला 10,000 तुमने प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये 10,000 पहले ही बना हुआ है, ये देखो दिख रहा है ना 10,000 का आरडीडी। उसने बोला इसको 10 नहीं चाहिए, इसको रिड्यूस करो, कम करो। कितने से कम करो? 4,000 से, मतलब रिजर्व चाहिए 6,000 का, ना कि 10,000 का। हाँ 94 होएगा ना भाई। ठीक है बेटा, तो वो आरडीडी अभी 10 नहीं चाहिए, उसने बोला 10 नहीं चाहिए, 4 से रिड्यूस कर दो रिजर्व को। तो रिजर्व 10 था, 4 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 6, और उतना अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं, अब देखो देखो कभी भी ना पहली 10 लाइंस फिक्स एसेट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू जो ग्रॉस वैल्यू थी वो 1,00,000 थी, लेस आरडीडी, लेकिन पहले 10 था, अभी बोला कम करके 6 कर दो इसको। तो बाहर अब डेटर कितने का आ रहा है? 94 का। लेकिन ज़रा पुरानी बैलेंस शीट चेक करो, कितना था? 90। तो 4,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इधर जाके लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट 4,000। तो 4,000 रुपये का अपना फायदा हो गया, आरडीडी कम हो गया। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट, मतलब लेकिन वो उसका कुछ काम नहीं है ना। अब देखो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, अब ध्यान से सुनो इसको, बोल रहे अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हमने। ये देखो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर valued at 4,800, not appearing in books of the firm, it is now to be recorded. ₹4,800 का क्या बोल रहा है? हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन हमने बैलेंस शीट में उसको दिखाया ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? उसको दिखाएंगे। तो मतलब नई बैलेंस शीट के अंदर एक नया एसेट आ गया, कौन सा? कंप्यूटर। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे जाएंगे
बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे कंप्यूटर। कितनी वैल्यू का? अब ये पहले नहीं था, अब आ गया, तो मतलब ये भी तो प्रॉफिट हो गया ना अपना, एसेट बढ़ गई अपनी। तो रीवैल्यूएशन में भी जाके लिखेंगे बाय कंप्यूटर। हो गया ऑलरेडी, ये देख ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, तो एसेट में भी लिख दिया और प्रॉफिट में भी लिख दिया, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके। नेक्स्ट, अब देखो लास्ट पॉइंट उसने बोलता है पेटेंट्स आर यूजलेस। पेटेंट्स आर यूजलेस, यूजलेस मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़रा चेक करो पहले बैलेंस शीट में पेटेंट थे कितने के? 2000 रुपये के, ये देख लो। तो 2000 रुपये का पेटेंट हमें क्या करना है? बुक से निकाल देना है, क्योंकि वो वैल्यूलेस, यूजलेस। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे तो लॉस हो गया अपना। तो लॉस है तो इधर रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाके लिखेंगे टू पेटेंट्स, और 2000 पूरा लॉस में डाल देंगे। क्यों? यूजलेस है। हाँ, मान लो कोई डिज़ाइन किसी ने बनाया और उसका पेटेंट ले लिया। मेडिसिन वगैरह जो इन्वेंट करते हैं वो भी क्या करते हैं? उसका पेटेंट ले लेते हैं, मार्केट में बेचेगा ना। कुछ और बचा है क्या क्वेश्चन में? नथिंग। अब क्या करेंगे बताओ? ये देखो सब ले लिया हमने, अब क्या करना है? जल्दी बताओ क्या करना है अब? पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो। लॉस कैसे मेरे भाई? $6,800 का। हाँ, तो वो बाद में करेंगे ना, एंड में। ठीक है, दोनों का नाम क्या था? प्रवीण। प्रवीण और दीपक। अच्छा, 3:1 डिवाइड करो ज़रा, इसको कितने का आ रहा है? 3:1 में डिवाइड करो दोनों में, प्रवीण और दीपक में। $5,100 बेटा। देखो इतना ही है ना सब लोग। बोला ना उसने 3:1। क्वेश्चन पे ध्यान देगा तो ना, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है ना, बुक में छोड़ के बाकी हर जगह तेरा ध्यान है।
ठीक है, हो गया। अब बाकी का कंप्लीट करके दो। क्या करोगे, ये क्रेडिट में लेके जाओ पार्टनर के, और कैपिटल बैलेंस निकालो। फिर बैलेंस शीट में जाके लिखो कैपिटल तीनों की, फिर बैलेंस शीट टैली करो। ये लिख लिया है, ये लो। वो तो ऐसे ही, जिसका कुछ नहीं दिया हुआ उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देंगे ना। अभी लिखेंगे ना जब बैलेंस शीट टैली करेंगे, तो पहले बाकी का तो कर लें। वो भी गलत जगह पे। हाँ, कैश का बैलेंस ले लेना, नहीं तो फिर टैली नहीं होगा। लास्ट टाइम किसी ने तो गड़बड़ किया था। हाँ, इसने। वंशी हो गया, टैली हो रहा है इतने में। अच्छा, टोटल बोल रहे हो। अब देखो, पहले तो क्या करना पड़ेगा ना, इधर देखो, एक मिनट। इधर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, अकाउंट, और इधर लिखो प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट हुआ है देखो। प्रवीण को कितना दिया था, 5100 आई थिंक, और इसको 1700। वंशी यही था ना। अब टोटल करेंगे, 149,100, 49, और इसका तो वही आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर भी ठीक है। अब यही बैलेंस आ जाएगा, तो इधर लिख दो टू बैलेंस। अब ये जो वैल्यूज है ना, इसको हम एज ए कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट में। ये कंप्लीट किया है सबने, लिखा। वैभव, ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो वही तो लिखना है भाई, लिख जल्दी। अब देखो इधर, अब यही वैल्यूज हम एज अ बैलेंस शीट के अंदर एज अ कैपिटल लेने वाले तीनों का। तो हमने लिखा इधर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब तीनों का नाम लिख देंगे। क्या था, प्रवीण और दीपक। बोलो ज़रा, प्रवीण का कितना था, 1,49,100। इसका कितना था, दीपक का 40, और संदीप का था 96,000। इन तीनों का टोटल करो, 294,800। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल बैलेंसेस लिख दिया। अब कोई तो बोल रहा था सर बाकी का बैलेंस शीट का क्या करेंगे, तो अभी पुरानी बैलेंस शीट देखो और जो नहीं लिखा है उसको लिखते जाओ। जैसे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स नहीं लिखा है तो लिखो क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स थे, 60,000 के। फिर बिल्स पेएबल, फिर उसके बाद रिजर्व फंड तो बांट चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16 60।
ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद अभी डेटर्स आ चुका है, स्टॉक कितना था 60। स्टॉक के बाद देखो बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल्स का अमाउंट आता है 20। पेटेंट्स नहीं लिखना, वो राइट ऑफ हो चुके हैं। मशीनरी, और कैश। अब कैश का हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। देखो ज़रा टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड। थ्री 42 चेक कर लेना, दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना। 62 है, 416 800 आ रहा है। नहीं, लाइबिलिटी का कितना आ रहा है 416 ना, 4,16,800। और इधर का देखो ज़रा एसेट साइड का, ज़रा बैलेंस शीट टैली करो ज़रा, दोनों जो ओल्ड बैलेंस शीट दी है ना दोनों साइड टैली करो ज़रा। हाँ गड़बड़ है, 260 आ ही नहीं सकता है, 2,60,000 टोटल हो ही नहीं सकता है इसका। अरे जो बैलेंस शीट दी है उसका टोटल करो। ये देखो इनका टोटल करो ज़रा, 60 + 2 + 32 + 60 + 160 कितना होता है देखो। और इधर देखो कितना आ रहा है एसेट साइड पे, वो 260 आ रहा है। तो मतलब ये इसीलिए टैली नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी बैलेंस शीट टैली नहीं है। एक मिनट, एक काम करो, ये कैश का बैलेंस 62 कर दो, ये 8,000 नहीं, इसको 62 कर दो कैश, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना। तो नहीं है तो मतलब कैश बैलेंस में डाल दिया अपनी तरफ से हमने, ठीक है। तो कैश में कर दो 62 और दोनों साइड हो जाएगा 3,14,000। हाँ तो उधर भी फिर चेंज हो जाएगा ना, इधर देखना, ये किया चेंज सबने बैलेंस शीट में। अब देखो, अब देखो, अब कैश में इधर 8,000 नहीं रहेगा, और 62 + 96 देखो कितना होता है। और इधर भी चेंज कर दो, ओके डन। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो सिखाने के बाद ब्रेक देता हूँ।
अब देखो इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन तीनों चैप्टर में डेफिनेटली यू विल सी, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पहला पॉइंट ये है कि गुडविल क्या होती है, किसको पता है गुडविल क्या होती है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, ब्रांड नेम। ठीक है, बिजनेस में क्या बोलेंगे? रेप्यूटेशन नहीं, ब्रांड। ब्रांड इटसेल्फ इज अ गुडविल। अच्छा, ब्रांड का फायदा क्या होता है? कम होएगा तो फिर वो ब्रांड नहीं है, फिर वो गुडविल नहीं है। गुडविल हमेशा सेल और प्रॉफिट बढ़ाती है। गिर गया है, हाँ। ठीक है, अभी लोग बुकिंग ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि गुडविल को क्रिएट कैसे किया जाता है, वही तो पूछ रहा हूं, ब्रांड कैसे बनता है? देखो, दाम कम जरूरी नहीं है। अभी एप्पल का ब्रांड इतना बड़ा है तो क्या वो फोन सस्ते बेचता है क्या? नहीं, सबसे महंगे बेचता है। हाँ वो है, लेकिन अपनी क्वालिटी और यूनिकनेस, देखो कोई भी ब्रांड यूएसपी से बनता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आप बाकियों से अच्छा दे रहे हो और डिफरेंट दे रहे हो तो लोग पैसा पे भी करते हैं। हाँ, और लोगों को मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए पैसा खर्चा करके उस पर। हाँ, अब देखो, खाने के लिए लोग ठेले पे भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग 5 स्टार में जाके खाते हैं ज़्यादा पैसा खर्चा करके। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल वैसा है, क्वालिटी वैसा है। तो सिंपल सी बात है कि गुडविल या ब्रांड जो बनाया है वो पुराने पार्टनर्स ने बनाया है, बराबर ना? अब यहाँ मुलुंड का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है? ठीक है, अभी ओके, अभी देखो बेटा, अगर मान लो अब भी कोई आदमी उसका पार्टनर बनता है अचीज़ा का, तो उसको एडवांटेज है कि नहीं है? मान लो वो खुद का आज ही एक रेस्टोरेंट ओपन करता है, तो उसको उतना रश पड़ेगा क्या? वो उतना प्रॉफिट कर पाएगा क्या? नहीं। उसके इक्वलेंट उसको गुडविल बनाना पड़ेगा और उसमें सालों जाएंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या उसकी फैक्टर्स हैं कि क्वालिटी वैसा दे पाता है कि नहीं, ठीक है, मैनेजमेंट वैसा होता है कि नहीं, सर्विस वैसा होता है कि नहीं। तो ये सब करने से अच्छा है वो क्या करता है, अचीज़ा को ही खरीद लेता है। अभी एसीसी करके एक सीमेंट ब्रांड था, ठीक है, नहीं अंबुजा सीमेंट अलग है, एसीसी अलग था। ठीक है, तो ना अब अडानी को सीमेंट के बिजनेस में आना था, तो वो एक काम क्या कर सकता था कि एक नया प्लांट डालता, एक नया ब्रांड बनाता अडानी सीमेंट, और वो फिर उसकी मार्केटिंग करता। उसने ये नहीं किया, उसने क्या कर लिया, एक्वाजिशन, उसने कंपनी खरीद ली। ठीक है,
तो उसने क्या किया, एसी पूरा एसीसी सीमेंट ही खरीद लिया। तो तुमको क्या हुआ, बनी बनाई मार्केट मिल जाती है। अब तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम सीधा ही हीरो बन रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में उस कंपनी का नाम है ऑलरेडी, तुमने उसका ब्रांड उसको ही खरीद लिया। वो सत्यम कंप्यूटर का तो स्टोरी टाटा ने नहीं, महिंद्रा ने किया था, टेक महिंद्रा ने। और वो सत्यम का तो कंप्यूटर का तो सिस्टम ही अलग था ना, वो तो फ्रॉड हो गया था बहुत बड़ा उसमें। सो बेटा, व्हाट इज गुडविल? अगर आप व्यापारी की भाषा में बोलो तो गुडविल मतलब उसका जो क्लाइंट बेस है, जो क्लाइंट बेस से वो क्या कर रहा है, बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, मतलब ऑलरेडी उसकी मार्केट में मार्केट शेयर बना हुआ है एक, ठीक है। और अगर आप नया बिजनेस वो सेम खड़ा करते हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं कर पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं गुडविल। समझा है बेटा व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स पुराने बिजनेस का जो एक मार्केट बन चुका हुआ है ऑलरेडी, कुछ लॉयल कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर बेस है, ठीक है। तो वो सब जो है वो किसने बनाया है? वो ओल्ड पार्टनर ने बनाया है। हाँ, तो अब जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो कैपिटल तो लाएगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर ने नाम बनाया है उनको भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? बराबर ना? तो पुराने पार्टनर्स को जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल का पैसा भी देता है। मतलब दो पैसा लाना पड़ता है उसको, एक तो कैपिटल, वो तो बिजनेस में चली गई, और पुराने पार्टनर को क्या देना पड़ता है? गुडविल का पैसा। वही सिखाऊंगा ना मैं। हाँ, यहां करेंगे हम कैलकुलेट, ठीक है। तो अभी कैसे कैसे उसका वैल्यूएशन करना है और कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर गुडविल का ट्रीटमेंट और उसका वैल्यूएशन समझेंगे। बेटा इसके अंदर ना, ये 3 टॉपिक्स के अंदर कभी भी आप को प्रॉब्लम होगा ना तो गुडविल का ही होगा, और तीनों टॉपिक में कुछ नहीं है। जैसे अभी मैंने करवाया वैसे ही है, क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लेकिन जो पॉइंट तुमको हार्ड जाएगा वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो पहले व्हाट इज गुडविल? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट गुडविल इज द reputation of the business, or you can say brand of the business, which has a monetary value. Second thing, what are the effects of goodwill? Goodwill increases sales as well as profit of a business, right? अच्छा, actually देखा जाए तो goodwill is of 2 types. One is known as self-generated goodwill. Self-generated goodwill means हमने किसी और से गुडविल नहीं खरीदी, हमने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया और अपने अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट से, बस अभी हो गया ना, अभी शांति। इधर देखो बेटा, अभी किसी का आवाज नहीं चाहिए, इग्नोर करो उसको। अब देखो, जो गुडविल होती है ना, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। गुडविल is of 2 types. One is known as self-generated goodwill. Self-generated goodwill means कि जब हमने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया और खुद ही हमने ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। और दूसरा होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल, जैसे अभी अभी मैंने अडानी का एग्जाम्पल दिया था कि उसने क्या किया, ऑलरेडी एक मार्केट लीडर को परचेज कर लिया। तो जब आप किसी मार्केट लीडर को, ब्रांड को परचेज करते हो तो आपको उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। फॉर व्हाट? फॉर एक्वायरिंग द नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी।
ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल्स कितनी देख सकते हो, जैसा टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी को एक्वायर किया था। हाँ, अभी एयर इंडिया और विस्तारा कंबाइन किया। ठीक है, तो एक्वायर्ड गुडविल जो है उसके लिए आप पेमेंट करते हो, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। वो तो आपने अपनी क्वालिटी मेंटेन किया, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव मेड अ मार्केट। ठीक है, तो कितनी तरह की गुडविल हो गई? दो तरह की। पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा परचेज्ड गुडविल। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि गुडविल की वैल्यूएशन कब करनी पड़ती है। देखो, नॉर्मली बैलेंस शीट में हम गुडविल दिखाते नहीं है, लेकिन जब भी देयर इज अ चेंज इन ऑनरशिप देयर विल बी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब चेंज ऑफ ऑनरशिप कब कब होती है? चेंज ऑफ ऑनरशिप होती है या तो कोई बाहर का पार्टनर आ रहा है, यानी कि एडमिशन के टाइम, या फिर पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, यानी कि रिटायरमेंट और डेथ। अब कोई आ रहा है तो उससे पुराने पार्टनर क्या करेंगे? गुडविल बेचेंगे उसको, क्योंकि इन लोग ने गुडविल बनाई। अब नया पार्टनर आएगा तो उसको तो बिना कुछ किए ही मिल रही है, फ्री में। तो पुराने पार्टनर उससे कुछ पैसा चार्ज करेंगे, किसके लिए? अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी गुडविल देने के लिए। और जो छोड़ के जा रहा है वो क्या करेगा? क्योंकि गुडविल बनाने में उसका भी हाथ है, वो ओल्ड पार्टनर है, तो वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा पुराने दूसरे पार्टनर्स से। तो इसलिए हमें गुडविल को करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब गुडविल कैलकुलेट करना कैसे है? गुडविल कैलकुलेट करने के देयर आर 2 मेथड्स। कितने मेथड्स? उसमें जो पहला मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट इज नॉन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे निकालेंगे गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल। वैभव, what is the formula for calculating goodwill? प्लस नहीं, इनटू। अगर देख के भी इसने बता दिया ना तो भी बड़ी बात है। मैंने कुछ बोला क्या? हाँ, अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, लिसन नाउ। देखो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that a newly started business will not earn any profit during the initial years of operations। अभी मैंने बोला कि अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियल ईयर्स में आपको प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, तो हेंस वन हु परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस or becoming a partner in existing business pays for goodwill for being in a position to earn profit in the initial year of business। मतलब मान लो दो बंदे हैं, मान लो वैभव है और प्रियांश है। अब वैभव क्या करता है? मान लो दोनों ही एक ही सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं,
सेमीकंडक्टर्स का प्लांट लगाते हैं। सेमीकंडक्टर्स, चिप्स होते हैं ना छोटे छोटे, अरे यार प्रोसेसर होते हैं ना, प्रोसेसर सेमीकंडक्टर्स के ही बनते हैं। ठीक है, तो अब वैभव ने क्या किया, खुद का सेमीकंडक्टर का प्लांट डाला, और प्रियांश ने क्या किया, इसने क्या किया, स्नैपड्रैगन का पार्टनरशिप ले लिया। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाता है, कंपनी है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, इसने क्योंकि चले हुए बिजनेस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको फर्स्ट ईयर से ही क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड हैज अ रेपुटेशन। और वैभव ने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, खुद का प्लान डाला, तो उसको प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 2-3-4 साल लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द उसकी एफर्ट्स एंड द क्वालिटी। हाँ, मतलब डिपेंड करता है। भाई तू एक काम कर, तू वो कुछ बाबा बाबा बन जा, कि ज्ञान हर टाइम पे ज्ञान झाड़ता है फुल। पैसा चाहिए नहीं बाबा बनने के लिए, हाँ वो कपड़े चाहिए भगवे रंग के, वो ले देते तेरे को। ओके, ओके इधर ध्यान दो अभी। तो डिफरेंस क्या होगा फिर, कि जिसने चले हुए बिजनेस में पार्टनरशिप खरीदा है उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ओनर है वो अपना शेयर तभी बेचेगा जब उसको कुछ फायदा दिखेगा। हाँ, तो मतलब क्या, इसने नॉर्मल से ज्यादा पैसा पे किया तो ही इसको बिजनेस बेचा ना सामने वाले ने, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट कम किया, लेकिन प्रॉफिट भी उसको क्या होगा, उतना ही देर से मिलेगा। लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, लेकिन प्रॉफिट इसको फ्रॉम फर्स्ट डे होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए जो एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है उसको गुडविल बोलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दिस इज द एग्जांपल 1। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द पास्ट 4 years आर एज फॉलोज। तो पहले तो हमें दिया हुआ है 4 साल का प्रॉफिट। 2016 में प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। 17 में, जश इधर ध्यान दे भाई, अब देखो 18 में लॉस हो रहा है। बिजनेस में कभी कभी लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो 2018 में हमें 20,000 का लॉस हुआ और 19 में फिर 60,000 का प्रॉफिट हुआ। और नीचे उसने बोला फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज। तो कितने ईयर्स ऑफ परचेज है, 2 years परचेज। अब ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, ये एक एस्टिमेट है कि जो नया बिजनेस स्टार्ट होगा उसको कम से कम 2 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में। वो तो है ही, बिजनेस में कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी ज्यादा होता है। नहीं नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट की बात हो रही है ना, जो नया बिजनेस नहीं है कर रहा है ना वो, तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा बिजनेस है उसमें तो प्रॉफिट हो ही रहा रहेगा। हाँ हाँ, वो घुस रहा है, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो अब ध्यान से देखना गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखो यहां पे लिखेंगे
दिस इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओ भाई शांत बैठना, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला देयर आर टू मेथड्स, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम सॉल्व करेंगे तो देयर विल बी टू स्टेप्स। तो पहले स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। बता रहा हूं, अब देखो लास्ट 4 years का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर क्या है? 1,20,000 प्रॉफिट लिखा, 1,20,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 80,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है लॉस है। अब लॉस होगा तो क्या करेंगे? लॉस होगा तो माइनस साइन दे देंगे। तो माइनस कितना? 20,000। फिर प्रॉफिट है तो प्लस। अब देखो कितने टर्म्स लिखा है हमने? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो 120 प्लस 80 कितना हो गया? 2 लाख। 260 माइनस 20 240 डिवाइडेड बाय 4। सो द एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 1। हम क्या करेंगे? पहले एवरेज निकालेंगे। क्या एवरेज? एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 2। यस, गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू क्या? गुडविल इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने, परचेज, नंबर ऑफ। अब देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो 1 ले लेने का। मान लो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, तो 1। यहां पे दिया हुआ था कितना है? देखो 2 years, तो 2 into 60,000। So the goodwill is 1,20,000। So this is how we can calculate the goodwill using average profit method. Please note down. समझा है बेटा मेथड? कितने स्टेप्स हैं? 2। स्टेप 1 में क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जितने भी प्रॉफिट या लॉस है उनको ऐड कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सेकंड में हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वैभव क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ जरा, सामने बोर्ड पे है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है क्या? तो मैंने क्या बोला था, क्या करना है? 1 मान लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर दूँ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेप 1, अच्छा स्टेप 1 में हम क्या करते थे? क्या फाइंड करते थे? एवरेज प्रॉफिट्स। तो इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
फॉर लास्ट 3 years। अब देखो, उसने बोला 16-17 में कितना प्रॉफिट हुआ, 48,000 प्लस 81,000, नहीं 73,500 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा है, 2,02,000 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो 67,500 इज योर एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। अच्छा, स्टेप 2 गुडविल। अब गुडविल कैसे आता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज मिसिंग, तो मैंने बोला था इफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आर नॉट गिवन टेक 1। सो 1 into 67,500 which means the goodwill is also 67,500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज नोट डाउन, ट्राई योर सेल्फ करो जरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, गुडविल वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 4, ठीक है। ऑफ द पास्ट 5 years, 5 years का एवरेज निकालो और इंटू 4 करो, गुडविल आ जाएगा। एक मिनट, स्टेप 1 में देखो तो टोटल आया 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 51,000 इज व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। अब जब हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, इंटू 51,000, तो ये आएगा 2,04,000। किस किस का करेक्ट है, अच्छा ये कौन सा मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम सेकेंड मेथड सीखेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो, लास्ट जो हमने सम किया, मेथड किया, उसमें 2 स्टेप थे। स्टेप 1 वाज, स्टेप 1 में क्या करते थे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, और स्टेप 2 में गुडविल निकालते थे। यहां पे अब 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आने वाला है। क्वेश्चन में बोल देगा कि ये मेथड लगाओ, तो तुम्हें ऐसे करना है। वो बोलेगा मार्क्स कैसे मिलेगा फिर। अच्छा, इधर देखो, अभी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, स्टेप नंबर 1 तो वैसे ही है, यहां भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है जैसे फर्स्ट में कर रहे थे, लेकिन यहां पे सेकंड स्टेप जो है ना, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का पहले तो मतलब समझो। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अगर कोई भी आदमी वो सेम बिजनेस करता है तो उतना प्रॉफिट तो वो कर ही लेगा। जैसे मान लो, देखो हर प्रोडक्ट का एक मार्केट प्राइस रहता है। इधर देखो, अभी नॉर्मल प्रॉफिट का पहले तो मीनिंग क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई भी आदमी, ठीक है, अगर
अभी मैं सबके फोन इधर रखवा लेगा फिर। ला रे फोन ला। ए बाजू में भी लेक्चर चालू है, मस्ती कम करो। ओके इधर देखो। अभी फर्स्ट बेंच पे बिठाएगा मैं तेरे को बेटा। अब तेरी गुडविल ही ऐसी है। अब देखो देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना बेटा, उसका एक रीजनेबल मार्केट प्राइस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चाय की दुकान पे चाय पियो, ठीक है, तो चाय का प्राइस है से 20 रुपीज़, ठीक है। लेकिन वही चाय आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पियो तो 80-90 रुपये से कम चाय नहीं मिलेगी उधर। और वही आप 5 स्टार में पियो तो हो सकता है 500 रुपया भी खर्चा आ जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, अगर कोई 800 रुपये की चाय बेच रहा है तो क्या सोना डाल रहा है उसमें? नहीं ना। क्या क्वालिटी, इतना डिफरेंस होता है क्या? लेकिन इतना भी क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता है कि तुम 100 गुना ज़्यादा प्राइस चार्ज करो। दूध तो वही है, थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का होता है, वो अलग बात है। लेकिन मेन डिफरेंस इज द गुडविल। अब दोनों में ज़्यादा प्रॉफिट कौन कर रहा रहेगा? ऑब्वियसली 5 स्टार होटल वाला जो महंगा बेच रहा है। तो अगर कोई भी आदमी मार्केट में चाय बेचने जाएगा, अच्छा जो 20 में बेच रहा है प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स कर रहा है, इसीलिए इसका बिजनेस चल रहा है। लेकिन उसका प्रॉफिट मान लो 20 की चाय बेच के वो 5 रुपए कमा रहा है मान लो, तो ये 800 की बेच के उसमें से 600 रुपए कमा रहा है। नहीं, वो ताम झाम का खर्चा आता है भाई, इतना वहाँ पे वेटर्स, कुक्स, शेफ्स, ये वो। वही तो बोल रहा हूँ कि उनके खर्चे भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब अगर मान लो एक चाय के कप में उसका 200 रुपया जा रहा है तो भी वो 600 रुपया कमा रहा है, और ये 20 में बेच के 5 कमा रहा है। तो कोई भी नॉर्मल आदमी अगर वो धंधा करेगा तो 20 की तो चाय वो भी बेच सकता है, चाहे वो पहले ही दिन आए ठेला लगा के। तो मतलब 5 का प्रॉफिट तो उसका भी फिक्स है। तो जो कोई भी लिसन, कोई भी टॉम डिक हैरी अगर बिजनेस करेगा तो मान लो 5 रुपए तो वो भी कमा के जाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। वो तो फिर अलग बिजनेस हो जाता है ना।
ठीक है, तो वो तो उल्टा फ्री में बांट रहे रहते हैं, तो वो बिजनेस नहीं बोल सकते ना उसको। फिर हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस मतलब जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। जहाँ मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट का, वो तो फिर बिजनेस ही नहीं है ना, वो तो चैरिटी होगी, वो उसका गुडविल होएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो प्रॉफिट ही नहीं कर रहा। गुडविल मीन्स प्रॉफिट, सिंपल डेफिनेशन। जिस भी धंधे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका गुडविल भी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले इतना समझा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा CE इंटू NRR। CE इंटू NRR। अब ये CE क्या है? CE मतलब उस धंधे को चालू करने के लिए जितना कैपिटल लग रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर चालू करना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा? कैपिटल डालना पड़ेगा। तो मान लो कोई भी बंदा अगर किसी बिजनेस को चालू करता है तो कम से कम इतना तो पैसा डालना ही पड़ेगा उसको, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर 100 रुपया हम इस बिजनेस में डालेंगे तो मान लो 5 रुपया तो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो 5% क्या हो गया हमारा? NRR। ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या करेंगे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 1 में निकाला था माइनस स्टेप 2 से क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप में गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। समझा? अब एक सम मैं करके देता हूं तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। चलो लेट्स डू द एग्जाम्पल नंबर 4। ओ नाला सो पा रहा, इधर ध्यान दे। इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो नॉर्मल अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने तो तुमको कौन सा मेथड लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर कभी उसने बोल दिया कि सुपर प्रॉफिट लगाओ तो ही तुम लगाओगे, क्योंकि दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, ट्रिकी, राइट। तो इसलिए जब तक वो बोलेगा नहीं ना, अपनी मर्जी से ये नहीं लगाना। अपनी मर्जी से कौन सा मेथड लगाना है? एवरेज प्रॉफिट। अब देखो अपने को 2014 का प्रॉफिट इज 80,000, 15 का 95,000, 16 का 1,10,000, 17 में देयर इज अ लॉस 40,000 का, और 18 में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 85,000। फिर उसने दिया कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें ओनली क्या करना है? उसको फॉलो करना है। अब ध्यान से देखो इधर, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज 4। अब देखो पहले स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था? जल्दी बोलो। वो तो वही है जो पहले में भी था, क्या? एवरेज प्रॉफिट। अब एक एक करके लिखेंगे। 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 नहीं माइनस, क्यों? देयर इज अ लॉस ऑफ 40,000 एंड प्लस 85,000। अब डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। कितना टोटल आया औशिल? टोटल
तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये तो सेम वही स्टेप है जो पहले भी किया था। हाँ, हाँ, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करने वाले हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो इधर लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अब देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अब ये दोनों चीज गिवन है क्वेश्चन। उसने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3,50,000। NRR इज 12%। अब देखो बेटा, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, तो लिख सकते हैं 12, ये है 12%, तो परसेंटेज साइन को हटा देंगे हम और नीचे लिख देंगे 100, और हमने 0 कट किया, तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 42,000। अब हम थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। यस, स्टेप अब देखो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था 66,000, और अभी लास्ट स्टेप, स्टेप 4, दैट इज गुडविल। अब देखो, गुडविल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। अब देखो, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया है, तो उसने क्लियरली बोला है 2 इयर्स परचेज। तो गुडविल आ गई 48,000। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। प्लीज नोट डाउन। नोट डाउन कर लिया सबने? अब नेक्स्ट तुम करके दिखाओ। वो सीधा सीए करने वाला है, 12th देगा ही नहीं बोर्ड, वो सीधा सीए। इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इधर देखो, पहले तो हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, देयर इज अ लॉस ऑफ 25,000, थर्ड ईयर में 85,000 का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर में 1,20,000 का प्रॉफिट।
अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 5 lakhs, normal rate of return is 9%, and goodwill to be valued at 3 years purchase of super profit method. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया? 3. तो एवरीथिंग इज गिवन. पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1 में 4 साल का एवरेज निकालोगे. कितना आ रहा है? 67,500. करो ज़रा सब जन जल्दी, 5 मिनट में सम होना चाहिए. तो सुपर प्रॉफिट निकालो. 67,500 माइनस 45. इंटू 3 है ना? हाँ. करके दो जल्दी. हो गया.